एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। सो गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये आपका एक नया टॉपिक है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसमें बीच बीच में इसका जिक्र हो रहा था। जब मैंने आपको बोला था कि मैं इसको समझाऊंगी आपको, मे बी तब आपको समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली इकोसिस्टम क्या होता है। बट अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम समझेंगे। अभी जो मेन चीज़ हमने देखी है 2-3 दिन में, वो चीज़ हमने देखी है कि एक तो सबसे पहले हमने देखा कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। सेकंड थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, वो हमने डिस्कस किया हुआ था कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, जो मंडल किसे कहते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी। कुछ कुछ हमने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स देखे हुए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके आपका इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और उन्हीं सबसे बीच में जब हमने बायोस्फीयर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था एक बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के बाद मैंने बताया था कि आपका क्या आता है, इकोसिस्टम आता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र आता है जो कि कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज से मिलकर के बनता है। पारिस्थितिक तंत्र को ही हम एक तरह से बायोम भी बोल देते हैं, जो कि हमने कल वाली क्लास में पढ़ा हुआ था। तो पारिस्थितिक तंत्र को ही हम क्या कह देते हैं, बायोम कह देते हैं, जब हम जोग्राफिकल स्थिति के अनुसार उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसके बाद आपका सर्वोच्च स्तर पर जो आता है उसको हम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसको हम जौमंडल या बायोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हमने ये देखी हुई थी। अब जो हमें देखना है, बायोटिक कम्युनिटी के बाद जो हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, तो इकोसिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, इकोलॉजी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी की। ठीक, इकोलॉजी से ही आपका इकोसिस्टम बना हुआ है। तो इकोलॉजी जो है ना, वो आप बोल सकते हो कि एक शब्द है। जैसे कि आप अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि आप जीव विज्ञान का अध्ययन करते हो तो उसको हम बायोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उसको हम इकोलॉजी बोल देते हैं। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है समझने का। तो यहाँ पर आपका है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण हमने फर्स्ट डे जब पढ़ा हुआ था, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उस दिन हमने पढ़ा था अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, या फिर जिनको हम भौतिक कंपोनेंट्स भी या भौतिक संघटक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमने अबायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे वो क्या क्या से, वो हमने देखा था कि आपका जैसे वाटर हो गया, जल हो गया, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। अजैविक घटक है, वायु हो गया, स्थल हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी कि ये क्या है, अजैविक या फिर भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोल रहे हैं कि जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, तो जो पर्टिकुलर कोई जीव है, वो जानवर भी हो सकता है या लिविंग थिंग में अगर हम देखें तो व्यक्ति हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो इन सब से किस तरीके से संबंधित हैं। ठीक है, इन भौतिक यानी कि जैविक और अजैविक के बीच में जो संबंध होता है, वो उसका जो अध्ययन हम करते हैं, उसकी जो स्टडी हम करते हैं, उसको समझने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इकोसिस्टम आपकी एक संकल्पना है जिसको अभी हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, लेकिन इकोलॉजी मात्र एक शब्द है जिसके अंदर इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाली शाखा है, इसी को हम इकोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, तो समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण तथा उनके मध्य या उनके अंतर संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत या जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो है वो आपका किससे मिलकर के बना हुआ है, तो इकोलॉजी एक शब्द है, इससे निकल करके आपका ये शब्द बना है इकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको और भी बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिनका आपको याद रखना है कि उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये जो इकोलॉजी शब्द है ये बना हुआ है, इकोलॉजी शब्द से निकल करके आया है, इससे ये बना हुआ है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। कब किया था ये नहीं पूछेंगे, किसने किया था ये याद रखना जरूरी है। इकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा, मतलब ये जो इकोलॉजी शब्द बना हुआ है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? जिसको हम, एक शब्द है ओइकोस, जिसको हम, इसका मतलब क्या होता है कि रहने का स्थान, और दूसरा शब्द है लोगोस, इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो इकोलॉजी जो शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है इकोस और दूसरा शब्द है लोगोस। इन दोनों शब्दों से मिलकर के इकोलॉजी बना हुआ है। इसका मतलब होता है रहने का स्थान और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। आगे चलकर इकोलॉजी को ही हम क्या बोल देते हैं? इकोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? जहां पर जीव तथा, जो जीव या फिर आप सिंपल जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य जो संबंध है उनका जिस विज्ञान या जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के भी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हम केवल जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, तो पौधों की भी, जीव जंतुओं की भी, और उनके पर्यावरण के साथ, उनका पर्यावरण, पर्यावरण में आपके जैविक और अजैविक घटक दोनों हैं, तो उनके पर्यावरण के साथ, पर्यावरण हमने क्या बोला था कि आपके चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो सब आपका एनवायरमेंट है। तो आपका, आपके एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से संबंध है, किस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है ये एक जीवन की, वो क्या है, उसका अध्ययन करना ही आपका कहलाता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? ये इकोलॉजी कहलाती हैं। तो इकोलॉजी कोई वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, इकोलॉजी आप बोल सकते हो कि साइंस की ही एक ब्रांच बोल सकते हो। और उसके अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत समस्त जीवों का, जो उसके भौतिक पर्यावरण के साथ उसका जो संबंध होता है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कहलाता है इकोलॉजी। दूसरा है आपका इकोसिस्टम। ठीक, अब इकोलॉजी से ही आपका लॉजी जहां लग जाए वो अध्ययन से रिलेटेड हो जाता है। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यहाँ लॉजी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब सिंपल सिस्टम से आप देखो कि जैसे हमने पर्यावरण पढ़ा, बायोस्फीयर पढ़ा, बायोम पढ़ा, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है एक तंत्र। ठीक है, मतलब कोई भी चीज किस तरीके से वर्क कर रही है वही आपका क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, कि आपका जैसे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो वो एक प्रॉपर उसकी प्रोसेस होती है, उस तरीके से वो वर्क करता है, तो उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो आपका पर्यावरण है, आपका पर्यावरण के साथ आपके जो संबंध हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो कहलाता है इकोसिस्टम। मतलब वो जो सिस्टम चलता रहता है, जैसे अभी आगे आप ना बहुत सारे साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे कि इस तरीके से, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, तो ये किस तरीके से साइकिल्स चलते रहते हैं, है ना। ये जैसे फूड चेन पढ़ोगे, अभी मैं समझाऊंगी उस चीज को। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या देख रहे हैं? ये सन देख रहे हैं, सोलर रेडिएशन हो गया जो हमने पढ़ा था, पर्यावरण का एक ऊर्जा संघटक होता है ना। सॉइल ऑर्गेनिजम्स हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लांट्स कम्युनिटी हो गया, पादप समुदाय हो गया, ये पर्टिकुलर किसी समुदाय का हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास हो गया। ठीक है, ये बारिश यानी कि मॉइस्चर हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हैं? आप यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी देख रहे हो, जीव जंतु भी देख रहे हो, पेड़ पौधे भी देख रहे हो। इन सब का, इनके जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं या भौतिक घटक हैं, या फिर हम बोलें कि इनका जो पर्यावरण है इनके आसपास, उस पर्यावरण से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वो जो प्रोसेस चलती रहती है, वो जो तंत्र का निर्माण होता है, वही आपका क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर है। इकोसिस्टम में हमें पढ़ना है कि वो जो तंत्र है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर किसी दूसरे से संबंधित है तो वो किस तरीके से संबंधित है, वो प्रोसेस क्या है, उसको समझना क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसका अध्ययन करना,
उसके लिए जो शब्द दिया गया है कि आपसे बोले कि आप इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे हो, उसकी स्टडी कर रहे हो, तो आप एक सिंपल शब्द में बोल सकते हो कि आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, आपसे कोई बोले कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, अब जीव विज्ञान में आपका बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसको क्या बोलोगे कि आप जीव विज्ञान यानी कि जंतुओं के विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका इकोलॉजी है। लेकिन अगर हम तंत्र की बात करें तो एक जो सिस्टम ये डेवलप होता है कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस तंत्र को समझना, उस सिस्टम को समझना, वो आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, जैसे कि अभी हमने इकोलॉजी का देखा कि किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम का बोलें कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये एजी टांसले के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1935 में किया गया। ठीक है, तो दोनों ये याद रखना है, अर्नेस्ट हेकल इकोलॉजी और इकोसिस्टम एजी टांसले। सामान्य रूप से जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर के अंतर्गत ही ये सब आ जाता है, बायोटेक कम्युनिटी, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम, सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट वाला जब हमने क्लास ली थी, फर्स्ट या नहीं सेकंड वाला, उसमें मैंने आपको ये दिखाया हुआ था, एक फोटो पिक्चर दिखाई थी, उसमें दिखाया था, मैंने समझाया भी था किस तरीके से ये चीजें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सामान्य रूप से जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर के सभी घटकों के समूह जो परस्पर क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से सभी घटक, सभी संघटक मतलब जो आपके एनर्जी कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, ये सारे के सारे कैसे एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं, कैसे एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, वो जो तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो पारिस्थितिक तंत्र, जैसे हम देखा कि अभी हम फूड चेन पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझोगे, लेकिन फिलहाल एक दिमाग में आपको एक मैप बनाने के लिए इसको समझ सकते हो कि सर्वोच्च पोषण स्तर, यहाँ पर जैसे हम देखें कि उत्पादक, ठीक है, सिंपल उत्पादक से देखते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्लांट्स हो गए। अब ये प्लांट्स कैसे अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ठीक है, तो वायु से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, यानी कि जो ये प्लांट्स हैं ये किससे संबंधित हो गए, वायु जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है इससे संबंधित हो गया। कैसे, क्योंकि ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, और सन से एनर्जी ले रहा है, तो यहाँ पर सन भी अबायोटिक कंपोनेंट है, सन से भी संबंधित हो गया। तो सन और वायु दोनों से मिलकर के ये क्या कर रहा है, अपना भोजन तैयार कर रहे हैं जो प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद से तैयार कर रहे हैं और उसके बाद ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो उत्पादक हैं, उत्पादकों पर निर्भर कौन से होते हैं, कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता है, तो इनको हम बोल देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्राथमिक उपभोक्ता बोल देते हैं। ये कंज्यूम कर रहे हैं किसको, प्लांट्स को। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, तो ये कंज्यूम कर रहे हैं आपका यहाँ पर जैसे प्लांट्स हो गया। यहाँ पर आप कोई और एग्जांपल, जैसे फूड चेन हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रैबिट ले लो, है ना, खरगोश ले लो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप कुछ और ले सकते हो, या यहाँ पर हिरण और बकरी ले सकते हो जो इनको कंज्यूम कर रहा है। फिर यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके वो आ जाते हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी इस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फोर्थ उस पर आते हैं कैटेगरी, जिसको हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर बोलते हैं, या फिर जिसको हम तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं, तो ये सर्वोच्च स्तर पर हो गया। तो सर्वोच्च स्तर पर जैसे लॉइन वगैरह हो गए, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, सर्वोच्च स्तर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी चीज का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो कि शाकाहारी, मांसाहारी और प्लांट्स जो हो गए उन सबको यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ हमें समझना क्या है कि अब जो लास्ट में आते हैं वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। ये जो है ये डिकम्पोजर्स हैं जिनको हम अपघटक भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स अपना पोषण कैसे तैयार करते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं उनके मरने के बाद उनको सड़ा गला करके इनका पोषण तैयार होता है। तो ये संबंधित है किससे, प्लांट्स से भी संबंधित हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, इस सबसे ये संबंधित है। ठीक है,
तो यहाँ कंज्यूमर जो डिकम्पोजर्स हैं ये इन सबसे संबंधित हो गए, और बाद में ये जो सड़े गले पदार्थ हैं किसमें मिल जाते हैं, बाद में सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, और सॉइल से ही आपके फिर अगेन प्लांट्स क्या करते हैं, पोषक तत्व और जल को ग्रहण करते हैं मृदा से ही। तो ये क्या हुआ, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर इसमें से कोई एक भी मिस हुआ तो फिर ये सिस्टम क्या है, गड़बड़ हो जाएगा, ये सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और इससे पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अभी जो ये फूड चेन है, उत्पादक उपभोक्ता, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट समझाने के लिए कि एक इकोसिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। ठीक है, तो यही जो अध्ययन किया जाता है, इसी तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे अबायोटिक यानी कि जिनको हम अजैविक घटक बोल रहे हैं या भौतिक घटक बोल रहे हैं, तो ये सारे के सारे अजैविक या भौतिक घटक हैं। आपकी ये ऊर्जा हो गया, वायु हो गई है ना, ये सब के सब, मृदा हो गया, और बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये अजैविक से किस तरीके से संबंधित हैं, कैसे एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे डिकम्पोज करके अगेन मिट्टी में मिल जा रहे हैं, सॉइल में मिलने के बाद फिर कैसे प्लांट्स उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की ना कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का क्या है कि ये एक संरचित या सुसंगठित तंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है कि ये पहले से क्या होता है, एक सुसंगठित का मतलब है कि एक प्रॉपर तरीके से एक निर्मित होता है तंत्र, जो एक प्रोसेस के द्वारा जुड़ा होता है एक दूसरे से। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें कि पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। ठीक है, तो अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, आपके ये प्राकृतिक संसाधन तो हैं, पेड़ पौधे हो गए, है ना, सॉयल हो गया, ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। सन से एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, और इससे उसको कंज्यूम करके अपना भोजन बना रहे हैं, फिर उससे दूसरे निर्भर कर रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। अभी हम एक शब्द पढ़ेंगे आगे, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी हम आगे समझेंगे, यहाँ मैं केवल इतना बता रही हूँ कि जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, वो सन से एनर्जी ग्रहण करके अपना जो प्रोसेस है भोजन बनाने की, अपना पोषण ग्रहण करने की, उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको रिलीज कर देते हैं। मतलब रिलीज का मतलब है कि हरे पेड़ पौधों को जो कंज्यूम करेंगे उनके अंदर ही पहुंच जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे 10% का लॉ, इससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ सिंपल कि पौधों ने जितना प्रोडक्शन किया उसमें उन्होंने अपने यूज के लिए उतना एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, बाकी उनको जो कंज्यूम करेगा बची हुई एनर्जी उसमें पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे रैबिट ने खाया या हिरण ने खाया हरे पेड़ पौधों को, या बकरी ने खाया, तो उनके अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब उनके अंदर पहुंचने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर उनको उनके बॉडी की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, जो वो भोजन को खाने, बनाने, पचाने में यूज करते हैं, वो सब करने के बाद उनकी जो एनर्जी बची है, अब उनको जो कंज्यूम करेंगे वो दूसरे में पहुंच जाएगी। तो सिंपल सा ये कहने वाले हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा एनर्जी पौधों के पास होगी उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे। क्यों हम कहते हैं कि जैसे ये भूमध्य रेखा है, यहाँ सन की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, वो सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा होता है, उनको प्रॉपर मात्रा में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है, और उससे वो प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो ये क्या होती जाती है, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर या सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निर्भर करती है ऊर्जा की सुलभता पर। ठीक है, एनर्जी की सुलभता पर, और एनर्जी मिलती है सूर्य से। ठीक है, तो ये है पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र कितने भी टाइप का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, वो चाहे आपका भूमध्य रेखा में हो, चाहे वो जहाँ टेम्परेचर हल्का सा कम होता है वहां पर पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो डेजर्ट में निर्मित हो, चाहे वो टुंड्रा टैगा प्रदेश में निर्मित हो, डिपेंड करता है कि वहाँ ऊर्जा कितनी मात्रा में पहुंच रही है। ठीक है, तो
कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक सभी तंत्र क्या होते हैं, ऊर्जा के द्वारा संचालित होते हैं। ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र बंद तंत्र होता है या खुला तंत्र होता है? ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश, इनपुट तथा आउटपुट यानी कि बहिर्गमन होता रहता है। यहाँ का मतलब ये है कि देखो, यहाँ से इन्होंने एनर्जी ली, इन्होंने अपनी जरूरत पूरी कर ली, उससे बची हुई एनर्जी इनको कंज्यूम किया तो इनके पास पहुंच गई, फिर इन्होंने इनको कंज्यूम किया तो इनके पास पहुंच गई, फिर इनके पास पहुंच गई। तो ये क्या है कि इनपुट से आउटपुट होती रहती है, एक से दूसरे की तरफ पहुंचती रहती है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो तो ये रिवर्स नहीं होगी। तो आप यहाँ पर दो चीजें याद रखो कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है और ये एक दिशीय होता है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो एक दिशीय होती है। ठीक, तो इस तरीके से एक डायरेक्शन में पहुंचती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आपका आता है पारिस्थितिक कर्मता। एक ये ना काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना और बहुत अच्छे से समझना भी है कि पारिस्थितिक कर्मता किसे कहते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके किसे कहा जाता है? तो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यह है कि पारिस्थितिकीय कर्मता किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका, कोई भी स्पीसीज है वो जिस एनवायरनमेंट में रह रही है वहां पर उसकी कार्यात्मक भूमिका तथा उसकी स्थिति, यानी कि वो किस पोजीशन पर है वहां पर, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों, समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है पारिस्थितिकीय कर्मता के बारे में। इसको आप मतलब इस बार के एग्जाम में भी था और हर बार के एग्जाम में आ ही जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखना। सिंपल है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है ना। मैं एक जो एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि आपकी फैमिली में आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबका क्या होता है, एक पर्टिकुलर आप बोलो कि आप सरवाइव करने के लिए ना आपकी एक अलग भूमिका होती है और वो भूमिका किसी से मैच नहीं करती है ना। आपके दादाजी हैं तो उनकी अलग रोल होगा आपकी फैमिली में, आपका अलग रोल होगा, आप छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, कौन से नंबर के बेटे हो, क्या है आपका अलग रोल होगा। आप क्या कर रहे हो उस फैमिली में रहने के लिए, आप कितना कमा रहे हो, उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप डिपेंडेंट हो, आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें, आपके संबंध आपकी फैमिली से किस तरीके से हैं, आप अपनी फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं उनमें किस पोजीशन पर आपका नंबर आता है। तो ये जो चीजें हैं ना, वही आपकी क्या कहलाती है, पारिस्थितिक कर्मता कहलाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, each species occupies a niche in the community. A niche is the role of the species plays and includes the type of food it eats, where it lives, where it reproduces and its relationship with other species. सिंपल सी चीज है, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में कोई भी प्रजाति रह रही है, वो किसी भी, चाहे वो चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी है, जंतु हैं, बड़े जानवर हैं, किसी की भी कोई किसी भी तरीके की स्पीसीज है, अब वो अपने उस हैबिटेट में या उस कम्युनिटी में वहां पर सरवाइव करने के लिए क्या रोल प्ले करती है, उसका रोल क्या है वहां पर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। अब रोल प्ले मतलब कि वो उसको सरवाइव करना है तो वो क्या खाती है, वो कहाँ रहती है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, क्या उत्पादन करती है, किस तरीके से अपने भोजन को तैयार करती है, उसका अदर स्पीसीज के साथ रिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें ही क्या कहलाती हैं, पारिस्थितिक कर्मता कहलाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो एक पेड़ है, लेकिन एक पेड़ में भी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप की वर्ड्स है। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स की जो कार्यात्मक भूमिका कर्मता होगी, पारिस्थितिक कर्मता, वो सबकी अलग अलग होगी। ये कुछ अलग कम ज्यादा खाती होंगी, कैसे अपने भोजन को तैयार करती होंगी, इसका इसके साथ रिलेशन कैसा होगा, इसका इसके साथ रिलेशन कैसा होगा, है ना। सो एक चीज याद रखना है कि पारिस्थितिक कर्मता कभी भी किसी भी स्पीसीज की सेम नहीं हो सकती है। सबकी कार्यात्मक भूमिका उस हैबिटेट, उस आवास या जिस कम्युनिटी में वो रह रही हैं, उनकी कार्यात्मक भूमिका अलग अलग होती है। हैबिटेट एक हो सकता है, कम्युनिटी एक हो सकती है,
लेकिन उस कम्युनिटी में सरवाइव करने के लिए वो जो काम करती हैं, वो जो रिश्ते बनाती हैं दूसरों के साथ, वो जो अपना भोजन बनाते हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या है, सबकी अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं कि एक चिड़िया ये चीज खा रही है तो दूसरी भी इसी चीज को खाएगी या उतनी ही मात्रा में खाएगी। इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा है तो जरूरी नहीं कि इसका भी इसके साथ ऐसा ही होगा। तो कार्यात्मक भूमिका सिंपल कि आपके परिवार में आप सरवाइव करने के लिए आप किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हो, आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति क्या है आपके परिवार में, आपकी आपकी बात कौन कितनी मानता है, आप डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो या किसी अदर उस पर डिपेंडेंट हो, क्या चीजें करते हो, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी कार्यात्मक भूमिका कहलाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है कि किसी पारिस्थितिक या किसी खास प्रजाति का उसके एनवायरमेंट यानी कि उसका जहाँ वो रह रही है वहां पर उसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है तथा उसकी स्थिति क्या है उसको प्रदर्शित करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निके बोलते हैं। और वहां उस प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन कि पेड़ों से उसको क्या प्राप्त हो रहा है, कैसे वो उसको कंज्यूम कर रहा है, उनकी प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों, कैसे वो कर रहा है वहां पर सरवाइव, समय कब खा रहा है, कब जाग रहा है, कब सो रहा है, क्या कर रहा है, उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतःक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम हैबिटेट और वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर सिंपल एक फैक्ट आपको याद रखना है कि किसी भी प्रजाति का हैबिटेट एक हो सकता है, लेकिन जो इकोलॉजिकल निके है या पारिस्थितिक कर्मता है वो हमेशा अलग होती है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से, कभी भी वो सेम नहीं होती है। ये स्टेटमेंट याद रखना जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए कि पारिस्थितिक संकल्पना को वर्ष 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो अगर इकोलॉजी पूछें तो अर्नेस्ट हेकल ने, अगर इकोसिस्टम पूछें तो एजी टांसले ने, और अगर इकोलॉजिकल निके पूछें तो जोसेफ ग्रेनेल ने। ये याद रखना है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत यानी कि इकोलॉजिकल निके की विविधता पर निर्भर करती है। सिंपल सा मतलब है कि किसी इन्वायरमेंट, किसी हैबिटेट में या किसी कम्युनिटी में जितनी ज़्यादा जीव जंतु होंगे तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उनकी पारिस्थितिक कर्मता या इकोलॉजिकल अलग अलग होगा, है ना। तो अब जहाँ पर हमें, अगर हम बोल रहे हैं कि इकोलॉजिकल निके अलग अलग हैं, वहाँ कहने का मतलब है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहां पर जीव जंतुओं की प्रजातियां ज्यादा हैं, तभी वहां पर क्या है, इकोलॉजिकल निके में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अगर सेम प्रजाति होती तो इकोलॉजिकल निके भी एक तरीके का होता, है ना। तो वही चीज है कि वहां पर पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, जहां पर जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल हमें कैसे पता चलता है कि ये पारिस्थितिक तंत्र स्थिर है, वो हमें पता चलता है क्योंकि वहाँ इकोलॉजिकल निके की डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जहाँ इकोलॉजिकल निके की डाइवर्सिटी ज़्यादा है मतलब वहाँ पर जीव जंतुओं की प्रजातियां ज़्यादा हैं तो मतलब वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र जो है वो स्थिर है, या उसकी स्थिरता हमें इन सब चीज़ों से पता चलती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में सीधे सीधे दिए होते हैं, और आपको ये समझ, मतलब ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये समझने वाली चीज़ें हैं, और उस अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट वगैरह करके यूट्यूब में पूछ सकते हैं जो भी कंफ्यूजन है, और मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, नहीं तो फिर अदर क्लासेस में देख लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।